हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आए हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन में लाते हैं, इसलिए कि छोटा वीडियो बने, बाद में इसको बड़ा वीडियो बनाएंगे। वर्तमान भूत की कुंजी है, इस कथन को प्रतिपादित किया था ऑप्शन ए डेविस ने, ऑप्शन बी पेंक ने, ऑप्शन सी जेम्स हटन ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर बताइए तब तक। इसका राइट आंसर होगा जेम्स हटन। ठीक। जेम्स हटन ने 1785 ईस्वी में एकरूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह एक सिद्धांत इस संकल्पना पर आधारित है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अब अगला क्वेश्चन, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। अक्षांश, पहला ऑप्शन 30 डिग्री से 40 उत्तर व दक्षिण अक्षांश, ऑप्शन बी 25 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश, ऑप्शन सी 5 डिग्री से उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ऑप्शन डी 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। डोलड्रम 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर एस नॉर्थ साउथ नॉर्थ एस अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला होती है, अतः इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री से 35 डिग्री तक होती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थानीय पवन को पछुआ हवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जेट धाराओं की अधिकतम गति नाट में, जिसे नाटकिल भी कहते हैं, में है लगभग। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 335, ऑप्शन डी 95। आप लोग उत्तर बताइए। इसका ऑप्शन बी सही है, 200। जेट धाराओं की अधिकतम गति 200 नॉट अर्थात 370 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने वायुमंडल की बाह्य सीमा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा है। ऑप्शन ए प्रति सेकंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 कैलोरी, ऑप्शन बी प्रति घंटा प्रति वर्ग सेंटीमीटर 120 कैलोरी, ऑप्शन सी प्रति घंटा प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2 किलोग्राम कैलोरी, ऑप्शन डी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर लगभग 2 कैलोरी। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। पृथ्वी अपने वायुमंडल की बाह्य सीमा से लगभग 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट
2 कैलोरी की दर से ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसे सौर स्थिरांक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिचक्रवात की विशेषता है। ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी तेज पवन, ऑप्शन सी स्वच्छ आसमान, ऑप्शन डी तीव्र वृष्टि। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा स्वच्छ आसमान, ऑप्शन सी सही है। प्रतिचक्रवात में वायु का अवतलन होता है, अतः मेघों का निर्माण नहीं होता है। फलस्वरूप स्वच्छ आसमान रहता है। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय शेल्फ मग्न तट होता है। ऑप्शन ए महाद्वीपों का तटीय भाग, ऑप्शन बी तटों के समीप की अपेक्षाकृत सक्रिय एवं उथली महासागरीय पेटी, ऑप्शन सी तट रेखा के दोनों ओर की पेटी, ऑप्शन डी महाद्वीपीय ढाल के तुरंत नीचे का उच्च अवच। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी का महाद्वीपों के तटों के समीप की अपेक्षाकृत सक्रिय तथा उथली महासागरीय पेटी महाद्वीपीय शेल्फ, जिसे मग्न तट कहा जाता है। यह वास्तव में महाद्वीप का अंग है। महासागरीय जल का विस्तार जिस पर पाया जाता है। इसकी औसत गहराई 200 मीटर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिद्धांत दिया है और एक और सूची दिया गया है, तो इसे मिलान करना है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। तापीय चक्रों का सिद्धांत, निमज्जन अवतलन का सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, भू अभिनतिक सिद्धांत। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तापीय चक्रों का सिद्धांत का निर्माण जाली पर्वत निर्माण है, जो यहाँ पे पहले का 2 होगा। निमज्जन अवतलन सिद्धांत इसको डार्विन ने दिया था तथा डानन ने दिया था, तो बी का दूसरा होगा। ए हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली ने दिया था, तो सी का चौथा होगा। भू अभिनतिक सिद्धांत पर्वत कोवन ने दिया था, तो डी का तीसरा उत्तर होगा। अर्थात 2, 1, 4, 3 जिसमें है वही होगा। तो इस पर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो इसमें 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी सही होगा। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है। ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में, ऑप्शन बी मृत सागर में, ऑप्शन सी काला सागर में, ऑप्शन डी है लाल सागर में। इसका आप लोग उत्तर तब तक बताइए।
इसका राइट आंसर होगा मृत सागर, जिसे अंग्रेजी में डेथ वैली भी कहते हैं। इन सभी का आपको हम परसेंटेज बता दे रहे हैं कि कितना कितना परसेंटेज है इन सब का। तो मृत सागर का होगा आपका 240 जो अधिकतम है। दो 240 है मृत सागर का। बाल्टिक सागर का होगा 3 से 15%। इसमें प्रतिशत जो है ऐसे रहेगा, वैसे तो इसमें 1000 की प्रतिशत होती है। बाल्टिक सागर का होगा 3 से 15%। काला सागर का होगा आपका 15 से 18%। और लाल सागर का होगा 37 से 41%। ठीक ना दोस्तों, लवणता इसमें सबसे अधिक होगी मृत सागर की, जो 240 है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। ऑप्शन ए दैनिक और अर्ध दैनिक ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को। ऑप्शन बी बृहत और लघु ज्वार भाटा के औसत को। ऑप्शन सी एक दिन में 2 बार तथा 2 बार, एक दिन में 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा आना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन है, अपर्दन का समान चक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सागरीय अपर्दन, ऑप्शन बी पवन अपर्दन, ऑप्शन सी नदीय अपर्दन और ऑप्शन डी है हिमनदीय अपर्दन। इसका आप लोग उत्तर दीजिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नदीय अपर्दन। नदी द्वारा अपर्दन चक्र को अपर्दन को समान चक्र कहा जाता है। इसे समान चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहते हुए जल का कार्य अन्य अपर्दन के संसाधनों से अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। ऑप्शन ए कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, ऑप्शन बी पुराजीवी महाकल्प, ऑप्शन सी मध्यजीवी महाकल्प, ऑप्शन डी नवजीवी महाकल्प। इसका आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नवजीवी महाकल्प। विश्व के स्थलाकृतियों का अधिकांश भाग नवजीवी महाकल्प का है। 6641 मिलियन वर्ष से लेकर आज तक की संपूर्ण विधि इस महाकल्प के अंतर्गत आती है। कुछ विद्वान इसे नियोजोइक के नाम से भी संबोधित करते हैं। नवजीवी महाकल्प के 2 प्रमुख कल्पों के नाम तथा उनके अंतर्गत उत्पन्न प्रमुख स्थलाकृतियों का वर्णन है। टर्सरी कल्प है। टर्सरी कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई तथा आल्प्स
एटलस प्रमुख पर्वतों का निर्माण हुआ। भारतीय मानसून की उत्पत्ति हुई एवं थार के रेगिस्तान का निर्माण हुआ। गंगा सिंधु के बेसिन कंट्री कल्प इसके अंतर्गत गंगा व सिंध के मैदान का निर्माण हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची एक सूची को 2 अक्षर के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में क्या है? ऑप्शन ए है केटिल, ऑप्शन बी है टर्न, ऑप्शन सी है एस्कर और ऑप्शन डी है ट्रमलिन। इसको सूची 2 से मिलाना है। तो केटिल का संबंध है चलिए मिलाते हैं। इसका राइट आंसर सी सही है। 4, 1, 2 और 3। चार, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सही उत्तर चुनिए। इसमें भी हम देखते हैं ऑप्शन ए है फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और सूची 2 से इसको सम्मिलित करना है। निर्वात प्रदेश, दूसरा है पूर्वी पवन, तीसरा है पश्चिमी पवन, चौथा है व्यापारिक पवन। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है सी। तो फेरल सेल का संबंध है पश्चिमी पवन से, हेडली सेल का संबंध है व्यापारिक पवन से, पोलर सेल का संबंध है पूर्वी पवन से, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का संबंध है निर्वात प्रदेश। तो आप लोग इसका मिलान कर लेंगे। एक का है तीसरा ऐसे पश्चिमी पवन से, हेडली सेल का संबंध है व्यापारिक पवन से, पोलर सेल का संबंध है पूर्वी पवन से, और ऑप्शन डी है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का संबंध है निर्वात प्रदेश से। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें तो आराम से मिला लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्षोभ मंडल में वायु में गति संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है। ऑप्शन ए सौर पवन, ऑप्शन बी संवहन धारा, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी वायुदाब। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संवहन धारा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे सघन तथा निचली परत है। वर्षा, बिजली का चमकता, चक्रवात, तूफान, कोहरा तथा बादल निर्माण जैसी घटनाएं इसी मंडल में उत्पन्न होती हैं। इसी कारण इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल में घटने वाली इन घटनाओं के लिए H2O जल की सर्वाधिक मात्रा उत्तरदायी है। इस भाग में गर्म तथा शीतल होने का कार्य विकिरण, संचलन तथा संवहन द्वारा होता है। इन क्रियाओं के माध्यम से क्षोभ मंडल में सूर्य से सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पर पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार TGT PGT ही नहीं SSC और UPSC में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं ऑप्शन ए 8 मिनट 16.6 सेकेंड में, ऑप्शन बी 16 मिनट 8 सेकंड में, ऑप्शन सी 30 मिनट 8 सेकंड में और ऑप्शन डी है 8 मिनट 20 सेकंड में। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट 16.6 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य से हमें ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया से विमुक्त होने पर मिलती है। सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य की पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होने के बाद यह लाल दावा नल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुदाब के माप की इकाई है। ऑप्शन ए डिग्री, ऑप्शन बी समदाब रेखा, ऑप्शन डी सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है हेक्टा पास्कल। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में भी पूछा गया है, कई बार आया है। आप लोग उत्तर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हेक्टा पास्कल। वायुदाब के माप की इकाई को हेक्टा पास्कल में मापा जाता है। सागर तल या धरातल के क्षेत्रफल की प्रति इकाई 1 वर्ग इंच या गज पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहते हैं। सागर तल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए
पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन बी अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन सी परवर्ती अपवाह का, ऑप्शन डी अध्यारोपित अपवाह का। यह भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है और आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह। जो नदियाँ प्रादेशिक ढाल के अनुरूप न होकर प्रतिकूल दिशा में तथा भौतिकता संचलन के आर पार प्रवाहित होती हैं उन्हें आक्रमणवर्ती सरिता कहते हैं। इस तरह के आक्रमणवर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत पूर्ववर्ती तथा पूर्वरोपित सरिताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिनका आविर्भाव स्थलमंडल के उत्थान के पहले हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियां इसके उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्लेट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बोर्निया, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी श्रीलंका। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। लाल सागर तथा दमन की खाड़ी के दोनों ओर महाद्वीपीय भाग के बाहर की ओर गतिशील होने के लिए घूर्णन के दो ध्रुव की आवश्यकता होगी। इस तरह यह क्षेत्र 3 प्लेट, न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट एवं अरेबियन प्लेट का मिलन क्षेत्र है। सऊदी अरब इसी प्लेट का भाग है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाल भित्तियों के अवतलन सिद्धांत के बारे में सही है? सही नहीं है। यहाँ पे आप लोग अंतिम कभी कभी क्वेश्चन में आता है और पूरा क्वेश्चन लोग नहीं पढ़ते हैं तो वहीं पर गलती कर जाते हैं। इसमें अवतलन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है का उत्तर देना है। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल कीट के छिछले और गहरे महासागरीय जल में बढ़ते हैं। यही इसका उत्तर सही है। अर्थात अवतलन सिद्धांत सही नहीं है, यही सही नहीं होगा। प्रवाल भित्तियों के अवतलन सिद्धांत के बारे में क्या सही है देखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1837 में किया। अपने अध्ययन में पाया कि प्रवाल छिछले सागर में ही जीवित रह सकते हैं। अत्यधिक गहराई में प्रवाल जीवित नहीं रह सकते। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधन प्रवाल भित्ति एवं मेटाल भित्ति की क्रमिक विकासीय अवस्थाएं हैं। इनकी शुरुआत आदर्श चबूतरे के साथ प्रवाल का आविर्भाव होता है। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।